नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। आजकल क्रीमी लेयर को लेकर के एक बड़ा बाउंडर खड़ा किया जा रहा है कि ओबीसी की तरह दलितों में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए और क्रीमी लेयर को लेकर के दलित मुद्दे पर जागरूक नहीं है या वह बोल नहीं पा रहा है। समाज से लेकर के सियासत तक के लोग मौन हैं, कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि क्रीमी लेयर को इम्पोज किया जाए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि क्रीमी लेयर एक ऐसा शिकूफा है जिसके द्वारा हम समाज को बांट सकते हैं, लोगों को अलग थलग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं, जो बहुजन समाज के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और हर मुद्दे पर एक तरीके से कहा जाए उनका एक तर्कपूर्ण बयान होता है। हम उनसे बात करेंगे और यह जानना भी चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्रीमी लेयर को एससी कैटेगरी में इम्पोज करने की एक पहल केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक क्या वजह है कि आप लोग के जो है बयान नहीं दे पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और क्रीमी लेयर इम्पोज किया जा रहा है? मैं कोई कठपुतला थोड़ी हूँ कि मैं बयान नहीं दूंगा। तो मैं तो बोलना ही चाहता हूँ और मानवर कांसीराम जी का चेला हूँ, तो लगातार बोलेंगे। हालांकि जो क्रीमी लेयर की बात आपने की है, तो ये मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ मामला है। और सरकारी नौकरियां भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, रोजगार का उपाय नहीं है, बल्कि ये पावर सेंटर हैं। और इसलिए 1932 से जब से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात चली, तब से इस चीज़ का विरोध किया जाता रहा है। क्योंकि जो भारत का शोषक वर्ग है वो जानता है कि जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करने वाली एजेंसी है। इसलिए कानून को लागू करने वाली अर्थात संविधान को लागू करने वाली एजेंसी पर अगर शोषित पीड़ित लोग पहुंच जाएंगे तो वो कानून को लागू कर देंगे, संविधान को लागू कर देंगे और वाजिब अधिकार शोषित वर्ग को मिल जाएंगे। तो वैसे भी सामान्य रूप से ये मानवीय सिद्धांत है कि शोषक के हित में है कि शोषितों में नायक ना पैदा होने पाए। पर अगर शोषितों में नायक पैदा होना मजबूरी बन जाए तो शोषितों के नायक स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं बल्कि मालिक के कठपुतला होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के पश्चात जो स्थान आरक्षित कराए लोकसभा और विधानसभा में, तो उस लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने कठपुतले लोग जिताने चालू किए और असली नायक, जो कि अनुसूचित जातियों की आबादी प्रत्येक पार्लियामेंट सेगमेंट में और प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में 25% या 30% है, इससे ज़्यादा नहीं है कहीं। अर्थात अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अनुसूचित जनजातियाँ और जनजातियाँ दोनों मिलाकर के अल्पसंख्यक हैं। और इस कारण से उच्च वर्गीय जो षड्यंत्र है उसके कारण, उसके षड्यंत्र के कारण 70% आबादी उच्च वर्गीय हिंदू लहर के कारण उनके खिलाफ मतदान करती है और लिहाजा कठपुतला जीत जाता है और असली नायक चुनाव हार जाता है। तो इसलिए जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे हैं, तो नायक बोलता है, कठपुतला बेचारा कैसे बोलेगा? इसलिए कठपुतला कभी नहीं बोलेगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है क्रीमी लेयर लाना चाहती है, निश्चित रूप से मेरा भी ध्यान इस दिशा में पिछले 10 वर्षों से गया है। और 22 अप्रैल 2020 को अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश के एक मामले पर फैसला दिया है और जिस तरीके से उसने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, तो एक भयानक खतरे की तरफ संकेत करता है। वो भयानक खतरा ये है कि अनुसूचित जातियों में वो विभाजन कराना चाहते हैं और इसमें अनुसूचित जाति वर्ग का और अनुसूचित जनजाति वर्ग का बौद्धिक वर्ग है जो, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। तो जब से आरक्षण मिलना चालू हुआ तो अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग में एक इलीट क्लास
अर्थात दलित आदिवासी अभिजात वर्ग तैयार हुआ है और वो गांव से पलायन करके शहर में आ गया। शहर में आ गया तो जात छुपा करके अपना अलग मकान लेकर के जैसा तैसा, कोई बड़ा मकान नहीं लिया, छोटा मोटा कोठा कमरा लेकर के रहना प्रारंभ किया। पीछे जिन लोगों को छोड़ के आया, पीछे अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, उधर गांव में उनके साथ जुल्म हुआ, उनका रोजगार छीन लिया गया, उनके ऊपर बलात्कार की घटनाएं हुई और हर तरीके का अपमान हुआ। तो उन्हें भी मजबूरी में गांव छोड़ देना पड़ा। गांव छोड़ के वो भी शहर में आ गए। तो एक सुखद प्रवसन हुआ और एक दुखद प्रवसन हुआ, पर इन दोनों के बीच में कोई आपस में भाईचारा नहीं बन सका और इस कारण से जो आरक्षण के कारण उत्पन्न हो गया दलित अभिजात वर्ग है, वो एलिनेट हो गया सोसाइटी से, पृथक्कीकरण हो गया और इसके कारण जो जिस समाज से वो निकल के आया था उसमें नैराश्य भाव पैदा हो गया। इधर जो गांव के पुरोहित हैं, मानवर कांसीराम जी के आंदोलन से भयभीत होकर के पुरोहितों ने अनुसूचित जाति वर्ग, जिनके कभी वो शादियों में नहीं जाते थे, जिनके द्वारे कथा भागवत कराना नहीं जाते थे, उनमें अपनी स्वीकार्यता धीरे धीरे करके स्थापित कराई। यहाँ तक कि उन्होंने दलित मुख्यमंत्री के यहाँ तक अपनी स्वीकार्यता स्थापित कराई और वो स्वीकार्यता जब स्थापित हो गई तो उन निराश लोगों में भारत के पुरोहित वर्ग ने ये प्रचार करना चालू किया कि तुम्हें क्या मिला आरक्षण से, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। तुम्हारे बिरादरी का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तुम्हारे बिरादरी का जो कलेक्टर है, कप्तान है, लेखपाल है, बाबू है, वो सारा का सारा लाभ ले गया, आरक्षण से तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वो नैराश्य भाव को विद्वेष में बदलने का काम पिछले 10 वर्षों से मैं साफ तौर पे देख रहा हूं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो दलित अभिजात वर्ग है वो पे बैक टू सोसाइटी, जो मानवर कांसीराम जी ने मंत्र दिया था, उस पर काम करना तत्काल प्रारंभ करें। अगर भारत का दलित अभिजात वर्ग, आदिवासी अभिजात वर्ग पे बैक टू सोसाइटी पर काम नहीं करता है, नेता वर्ग, विधायक वर्ग, मंत्री वर्ग, ये प्रधान बन गया है जो गांव का, ये अपने समाज के पास, अपनी मूल जड़ों के पास लौट करके वापस उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, उनके समस्याओं में साझीदार नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत बड़ा खतरा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो डिवीजन कराना चाहते हैं और डिवीजन कराकर जो वर्ग दौड़ सकता है नौकरियों में, कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुकाबला कर सकता उच्च वर्ग का, उसको लड़ाई से बाहर कर देंगे, दौड़ से बाहर कर देंगे। और जो वर्ग बेचारा प्राइमरी में पढ़ के आया है, जो वर्ग ठीक से क्वालिफाइड नहीं कर पाया है, उसको कहेंगे कि बेटा दौड़ो, वो बेचारा दौड़ नहीं पाएगा, पीछे रह जाएगा और बहुत संभव है कि आवश्यक अर्हतांक को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और लिहाजा जो 1984-85 का दौर था और हम देखते थे कि आईएएस और आईपीएस में तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों में योग्य अभ्यर्थी भारत के शासन व्यवस्था को मिल जाते थे। 1962 के बाद आईएएस आईपीएस में अनुसूचित जातियों, जनजातियों का आरक्षण कोटा कभी भी खाली नहीं रहा। पर बाबू का वर्ग है, क्लर्कियल है, लेखपाल है, दूसरे और पद हैं, वर्ग 3 और वर्ग 2 के और पदों पर लगातार खाली रहा, बैकलॉग जाता रहा और उसमें वो एक लाइन लिख देते थे कि योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये सीटें खाली जा रही हैं। 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया, पर अभी जो रिपोर्ट है पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% भी पूरा नहीं हुआ है क्रीमी लेयर लागू होने के कारण। इसलिए उनकी साजिश है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में भी यही घालमेल षड्यंत्र कर दिया जाए और आरक्षण कोटा जो अनुसूचित जातियों का है वो अगर सीटें खाली चली जाती हैं सो फार गुड, उनको कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा एक खतरा और है
इसके 22 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में करना चाहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में अति दलित और महादलित की परिभाषा लेकर के आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो 6 जातियों के लोग बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे थे, उत्तर भारत का चमार और बंगाल का चंडाल, महाराष्ट्र का महार, तमिलनाडु का परिया, आंध्र प्रदेश का माला, केरल और कर्नाटक का इजुआ, तो इनके लिए वो कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण का लाभ 75 सालों से ले रहे हैं, अब इनको निकाल बाहर करो, अब इनको आरक्षण में नहीं रखना चाहिए। जो शेष जातियां पीछे छूट गई हैं उनको आरक्षण का, देखिए इसमें संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों में विभाजन कराने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए जो अभी भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी के दौर में बहुत ही भयभीत है और पूरे देश में जल्लाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जल्लाद का चेहरा नजर आया है, उससे मजदूर बहुत परेशान हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग एकजुट होकर के और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनादेश देने वाले हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लगा दें ताकि अनुसूचित जनजातियों में और अनुसूचित जातियों में विभाजन हो जाए और जो अति दलित जिसको वो परिभाषित करेंगे उसका एक पोर्शन हम उल्लू बना करके, बेवकूफ बना करके, और उस इन बिरादरियों के कठपुतला लोग भी हैं तो कठपुतले लोग उसी हाँ में हाँ बात करने लगेंगे और कठपुतले लोग स्वचालित नहीं होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। हम भूल कर बैठते हैं कठपुतला को नायक मानने की। अरे कठपुतला स्वचालित कैसे हो सकता है? कठपुतला तो मालिक के द्वारा ही संचालित होगा। चमचा कभी भी अपने द्वारा संचालित नहीं हो सकता, कभी भी। जिस दिन चमचा स्वचालित हो जाए तो वो चमचा चमचा नहीं रहा, वो नायक हो गया। तो दुख प्रसाद जी बताइए, रामदास अठावले, रामविलास पासवान और तमाम जो दलित नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, क्या वो सब कठपुतले हैं आपके हिसाब से? निश्चित रूप से अगर ये नायक होते तो जब 18 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के ऊपर अपना फैसला सुनाया, तो अगर ये नायक होते, जरा भी नायकत्व होता, तो ये जरूर उठ करके खड़े होकर के अपनी दलीय बंधन और दलीय बंधुआ मजदूरी से बाहर आकर के और जो हमारा सुरक्षा कवच है इस ST/ST एक्ट, तो उसमें जरूर ये अपने मुखर आवाज उठाते। इन्होंने नहीं उठाई। जब आर्थिक आधार पे आरक्षण, असंवैधानिक आरक्षण भारत में लागू किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 जनवरी फरवरी के महीने में, तो तब भी ये कठपुतले चुपचाप बैठे रहे। अभी कुछ कठपुतले बोल सकते हैं, कठपुतले बोलते हैं तो कठपुतला स्वचालित नहीं है, स्वयं नहीं बोल रहा है, कठपुतला मालिक की आवाज पे बोल रहा है। जैसे अभी मैंने 15 दिन पहले बिहार के विधानसभा के सामने मैंने देखा कि कुछ कठपुतले राज्यपाल के पास गए, ज्ञापन दिए, विधानसभा के सामने 2-4 घंटे का धरना दे दिए। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो तो दलित विधायक सब इकट्ठा हो गए, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा कि कठपुतले संचालित हो गए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर कठपुतला स्वचालित हो जाए। मैंने छिद्रान्वेषण किया, पोस्टमार्टम किया और मुझे नजर आया कि कठपुतला बिहार का चुनाव नजदीक आता देख करके उनके मालिकों ने कहा कि अरे कुछ हिलना डुलना चालू करो, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी बिरादरी जूते की ठुकाई लगा के तुम्हें बाहर कर देगी, तो कुछ हिलना डुलना चालू करो। तो कठपुतला निश्चित रूप से जिन लोगों के आपने नाम लिया वो सब कठपुतले हैं। अरे तो इसलिए कठपुतले ही हैं वो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में बार बार एक हाशिए का समाज है, वह भी जानना चाहता है कि मायावती तमाम मुद्दों पर मुखर होती हैं। मायावती भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है। वह इस मुद्दे पर डिवाइडेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन, इसको लेकर के मायावती क्यों नहीं बोलना चाहती? निश्चित रूप से आपने एक गंभीर प्रश्न पर मुझे बोलने के लिए कहा। देखिए मायावती का जो बनावट है वो मानवर कांसीराम जी से बिल्कुल अलग है, 36 का नाता है।
मानवर कांसीराम जी ने साफ तौर पे कहा कि जालिम के सहारे से जो आगे बढ़ेगा उसको जालिम के इशारे पर चलना पड़ेगा, और इसलिए जालिम का इशारा अगर ना मानो तो वो सहारा छीन लेगा। तो 3 जून 95 को बहन कुमारी मायावती ने मानवर कांसीराम जी के इस प्रिंसिपल का अवहेलना करके और भारतीय जनता पार्टी जालिम की मदद से मुख्यमंत्री बनी। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में आप हमारे साथ समझौता करके चुनाव लड़ो, जो उत्तर प्रदेश में होने वाले थे दिसंबर 1995 में। मानवर कांसीराम जी ने कहा कि मैं परिवर्तनकारी मतदाता को, क्रांतिकारी मतदाता को, यथास्थितिवादी शोषणकारी भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने की अपील नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारा चुनावी गठबंधन नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें समर्थन वापस ले लेंगे। मानवर कांसीराम जी ने कहा मेरा काम हो चुका है, तुम समर्थन कल वापस लेते हो तो आज वापस ले लो। और उन्होंने 17 अक्टूबर 1995 को समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दिया। उसके बाद मानवर कांसीराम जी ने पूरी कोशिश किया 1997 में कि भारतीय जनता पार्टी के मदद से सरकार न बने, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी समर्थन करे, तो परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपना ढुलमुल रवैया अपनाया और ये काम हो नहीं सका। तो पुनः 21 मार्च 97 को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मायावती की पुनः सरकार बन गई। तीसरी बार भी 3 मई 2002 को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बन गई। तो 3 बार बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार बना चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों के लिए बेताब है और मुझे दाल में काला नजर आता है। अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलेशन करके, गठबंधन करके बहन मायावती चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो तैयारी इतना नीचे, इतना डर गई है वो, और इतना अब उसके पैर लड़खड़ा गए हैं, और लिहाजा जिसके पैर लड़खड़ा जाते हैं वो अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास खो बैठता है, वो पिछलग्गू बनने के लिए तैयार हो जाता है। बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू पहले भी थी और आज भी पिछलग्गू हैं, और मुझे एक खतरा नजर आता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के परिवर्तनकारी, अंबेडकरवादी और मानवर कांसीराम के चेलाओं को सचेत सावधान करना चाहता हूं कि बहन मायावती के जो बयान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 का मिला जुला चुनाव लड़ने के लिए, गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो बोल नहीं रही हैं। दूसरा कारण सीबीआई का है, ताज कॉरिडोर का मामला है, इसलिए उन्होंने फंदे में भी फंसा रखा है। देखिए, अंदर खाने मिली भगत भी है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो सुपर हाई कमान है जिसका नाम है मोहन भागवत और आरएसएस की जो भगवा कंपनी है वो सतर्क हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई हमें आगे धोखा न दे दे, इसलिए ताज कॉरिडोर और सीबीआई का मामला, न्यायालय का मामला चला करके उन्होंने फंदा भी डाल रखा है। और ये निर्विवादित सत्य है कि शिकंजे में और फंदे में फंसे हुए लोग दलितों, पिछड़ों का नायकत्व तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो शिकंजे में और फंदे में फंसा होगा वो नायकत्व तो नहीं कर सकता है, आवाज नहीं उठा सकता है। आवाज जैसे उठती है वो शिकंजा कस दिया जाता है तो गर्दन दब जाती है और आवाज दब जाती है। यह तदु प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल है और सब लोग जानना चाहते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, महाविद्यालय के छात्र हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, आप तमाम छात्रों से मिलते रहते हैं और तमाम मुद्दों पर उनसे डिबेट भी करते रहते हैं, बहस होती रहती है। आपको क्या कुछ लबोलुआब जानने को मिला है कि ये छात्र क्या क्रीमी लेयर को लेकर के कन्फ्यूज हैं, या उनका कुछ मतलब एक तरीके से कहा जाए उनके दिमाग में जो बातें हैं वो साफ हैं, क्लियर हैं, या आज भी वो इसको लेकर के एक मत नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो भारत का शोषक वर्ग है, जो राज सत्ता का हमेशा से नियंत्रक रहा है, और मैं साफ करना चाहता हूं कि जब क्षत्रिय राजा होते थे तो संचालन ब्राह्मण के हाथ में होता था, तो वो पुरोहित वर्ग हमेशा से
तो अगर कोई राजा गलत काम करता था तो मैं मानता हूं कि राजा नहीं गलत काम करता था, बल्कि ब्राह्मण वर्ग उससे गलत काम कराता था। तो वो सत्ता पर लगातार नियंत्रण स्थापित रखने के लिए लोकतंत्र के आधार पर भी सत्ता पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रचार का तंत्र उनके पास हमेशा से था, आज भी प्रचार तंत्र उनके हाथ में है। तो उन्होंने एक ही काम है उनके पास, धंधा बिजनेस उनको करना नहीं है, खेती किसानी करना नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे तो लूट मार करना है उनको। तो इसलिए वो प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, और दलित वर्ग में जिनके अंदर दलित अभिजात के पृथकीकरण के कारण नैराश्य भाव पैदा हो गया है, उनके बीच में गए, और मैंने ऐसी प्रत्यक्ष भी देखी हैं। उन्होंने, पंडित जी ने कहा, मानवर कांशीराम जी को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने शोषक का बाइकाट करा दिया था, शोषितों के बीच से बहिष्कार हो गया था कि हम अपने शादी ब्याह में कथा भागवत में इनको नहीं बुलाएंगे, हम भागवत कथा की जगह पर, सत्यनारायण कथा की जगह पर हम बौद्ध कथा सुनेंगे, आदिवंश कथा सुन लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी कथा सुनेंगे, इनके नहीं सुनेंगे। पर जब ब्राह्मण की स्वीकार्यता करा ली गई, मानवर कांशीराम जी के हमारे बीच न रहने के बाद जब उनको स्वीकार कर लिया गया, गलबैयाँ होने लगी। तो गलबैयाँ जब उन्होंने नारा लगाया कि हाँ, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, और ऐसा कहते कहते वो दलितों की टोली में, बस्तियों में घुस गए, कथा भागवत सुनाने लगे, शादी ब्याह में जाने लगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि कलुआ नौकरी लगी लड़का की। कलुआ ने कहा, नहीं महाराज, नौकरी तो नहीं लगी। काहे नहीं लगी? पता नहीं महाराज, स्वारा पास करा दिया, एमए पास करा दिया, सब डिग्री हुई गई, और परीक्षा देने 4-5 हमेशा जाता है हर महीने, मैं किराया भाड़ा लगाता हूँ, पर नौकरी नहीं लग रही है। महाराज ने उसके जेहन में, बुद्धि में एक सुरसुरी डाल दिया कि तुम्हारे लड़का की नौकरी लगेगी भी नहीं। काहे महाराज, काहे नहीं लगेगी? कहा, नहीं, वो तुम्हारी बिरादरी का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेखपाल है, मास्टर है, उसका लड़का तुम्हारे लड़का की हिस्सा की नौकरी ले गया, तो लड़का को कहाँ से मिलेगी? कहा, अरे महाराज, मर गया ना मैं। कहा, नहीं नहीं, एक तरकीब है, तुम लिख के दे आओ तो हम मोदी जी से डायरेक्ट बात करके, और जैसे बैकवर्ड में क्रीमी लेयर लागू है, तो ऐसे हम दलितों में क्रीमी लेयर लागू कर देंगे, तो लड़का का नौकरी खट दे मिल जाएगी। तुम्हारी बिरादरी के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर और लेखपाल के लड़का को जब नौकरी के उससे आरक्षण की परिधि से बाहर हो जाएंगे, तो खट दे तो लड़का को मिल जाएगी। निश्चित रूप से मैं पिछले दिनों बीएचयू में गया था, मुझे बीएचयू में हमारे रिसर्च स्कॉलर लड़के भी इस मामले में डिबेट करते नजर आए। उसका कारण यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ने परिवर्तनकारी काडर को कंफ्यूज कर दिया है कि शोषक के साथ चलना है या शोषक से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब कंफ्यूज हो गया। जब काडर कंफ्यूज हो गया तो काम रुक गया। काम रुकने के कारण और शोषक का काम निरंतर जारी है, प्रचार का काम, मोटिवेशन का काम, अफवाहें फैलाने का काम लगातार जारी है, और लगातार जारी होने के कारण वो परिश्रम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कहते। और लगातार गांव-गांव जिस तरीके से हमने अपने बालापन में, जवानी के दिनों में मंत्री रहते हुए दिन दोपहरिया में हजारों किलोमीटर पद यात्राएँ किया, हजारों किलोमीटर साइकिल यात्राएँ किया, एक एक दिन में जब तक हम 3-3 मीटिंग नहीं कर लेते थे तो रात में खाना खाने में अपराध बोध जागता था हमें। तो ऐसा ही ब्राह्मण वर्ग लगातार काम कर रहा है। इसलिए परिवर्तनकारी लोगों को, जो अंबेडकरवादी हैं, मानवर कांशीराम जी के चेला हैं, उनको अपने पैरों पर खड़े होकर के पुनः प्रचार का काम, मोटिवेशन का काम और इस व्यवस्था को बदलने का काम। वर्तमान व्यवस्था घटिया है और हमें अब नई व्यवस्था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करनी होगी, और उसके लिए आपको इस देश का हुक्मरान बनना होगा। परंतु हुक्मरान बनने के लिए आपको किसी का पिछलग्गू बन करके नहीं, अपने पैरों पर खड़े होकर के आपको आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से हमें इस लाइन पर काम करना होगा।
तो आप मानते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी कन्फ्यूजन है, लोग इसको सही तरीके से अभी नहीं पकड़ पा रहे हाँ, हैं? नहीं, निश्चित रूप से कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है कि जो दलित बुद्धिजीवी वर्ग है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। उसमें उन्होंने कहा कि जो जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग काम करना बंद कर देता है, वो समाज कंफ्यूज हो जाता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग को अपने पृथकीकरण को त्यागना होगा और पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम करना होगा। रातों दिन उत्तर प्रदेश में 2012-13 में जो अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का अवनति हुई, उसके पीछे भी यही कारण है। तो उन्होंने समाज से नाता तोड़ दिया और अब तो शादियों में जाते हैं, किसी उत्सव में जाते हैं तो डीजे बज रहा होता है और डीजे बजने के दौरान कोई बातचीत उनसे नहीं हो पाती है। जब बातचीत नहीं हो पाती है तो फिर उनके साथ भ्रातृत्व भाव, उनके साथ मशविरा करने का भाव नहीं पैदा हो पाता है। इसलिए एक ही उपाय है, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी, अपना टैलेंट, अपना टाइम और अपनी ट्रेजरी हमें अपने समाज के लिए लगानी होगी और गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। दद्दू जी, नमस्कार। नमस्कार। आप देखिए, एक बड़ा मसला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के जो छात्र हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर के कंफ्यूज हैं कि रिजर्वेशन को किस तरीके से बांटा जाए, और जो बांटने की केंद्र सरकार की एक चाल है, कहा जा सकता है कोशिश है, उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के दलित समाज के नेता हैं वह भी बोलने से बच रहे हैं। मायावती का भी कोई बयान सुनने में नहीं आ रहा है। दद्दू प्रसाद जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि यह एक बड़ी कोशिश है लोगों को बांटने की, लोगों के ऊपर शासन करने की और लोगों को यह बताने की, उन्हें गुमराह करने की कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे ही समाज का तुम्हारा बड़ा भाई खा रहा है। और इससे एक बड़ा नुकसान होगा कि सारी सीटें जहाँ पर प्रतिनिधित्व पूरा ही नहीं होगा, वो सीटें खाली चली जाएंगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा रही है और इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक जाति विशेष का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे कहा जा सकता है बहुजन समाज को प्रभावित करेगा। जिस तरीके से ओबीसी में कहा जा सकता है कि क्रीमी लेयर को इम्पोज करके एक बड़ा नुकसान समाज उठा रहा है, उसी तरीके से अनुसूचित जाति के ऊपर भी क्रीमी लेयर को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। फर्क इंडिया के लिए लखनऊ से अखिलेश कृष्ण मोहन।